हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे अभी एएलपी 2025 के लिए जो वैकेंसी आनी है और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैं फाउंडेशन सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको हर वीडियो में लगभग हर रोज़ 20 शानदार प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो साइंस का होगा, और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और थ्योरी भी सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं एएलपी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर बीपीएससी टेरी 4 एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप 1 to 5 के लिए दे रहे हो या फिर 6 to 8 के लिए या फिर 9 10 के लिए या फिर 11 12 के लिए, साइंस का अच्छा वेटेज होता है दोस्तों, और एक अच्छे खासे लेवल का साइंस पूछा जाता है। तो आप मेरे वीडियो को देख करके आप वहाँ भी एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। और चूँकि मैं इन सब एग्ज़ाम में बैठा हूँ और इन्हें क्रैक भी किया हूँ दोस्तों, तो मुझे काफ़ी अनुभव है इनका, और इसके पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को मेरे उस प्लेलिस्ट में जा करके, वीडियो सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो नंबर 2 है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मैं डिले नहीं करते हुए मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। लिखा गया है कि किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की अधिकतम ऊंचाई की क्षैतिज परास जो है उसकी क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, ठीक है, 4√3 गुनी है। इसके प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रक्षेप होता क्या है। देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये ज़मीन है, एक्स एक्सिस ज़मीन है और वाई को हम आसमान माने हुए हैं, ठीक है, अर्थात वर्टिकल, ठीक है, जिसको हम उदाग्र बोलते हैं। अगर आसमान में किसी वस्तु को हम किसी ज़मीन से किसी एंगल पर फेंकते हैं, किसी कोण पर फेंकते हैं, तो वो कुछ इस तरह का गति करते हुए जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी को प्रक्षेप्य बोलते हैं। इसी रास्ते को क्या बोलते हैं हम? प्रक्षेप्य बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि इसको अगर इस तरह से हम फेंके हैं तो कुछ ना कुछ कोण बना करके जाता है, ठीक है। इस कोण को थीटा बोलते हैं, और इसका जो भी होता है प्रारंभिक वेग, उसको v0 बोलते हैं। तो इस वेग का 2 घटक होता है, एक वाई डायरेक्शन में अर्थात ऊपर, और एक नीचे की तरफ धरातल पे। ऊपर वाले घटक को हम v0 साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, v0 साइन थीटा, और नीचे वाले घटक को v0 कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे v0 क्या है? प्रारंभिक वेग है दोस्तों, ठीक है। क्या है? प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से प्रक्षेप्य को फेंका गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि क्षैतिज परास, ठीक है, क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और ये जो है 4√3 गुना है, ठीक है। कितना है? 4√3 गुना है महत्तम ऊंचाई का। महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद g से g कट जाएगा, इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे बचेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अर्थात यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2√3 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा जो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक साइन थीटा से एक साइन थीटा चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होगा 1/√3 होगा, ठीक है। अर्थात टेन थीटा जो होगा वो 1/√3, और
tan थीटा में 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 30 डिग्री होगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो कि ग्राफ में दर्शाए गए अनुसार परिवर्तित हो रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग का मान क्या है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 3 किलोग्राम का वस्तु है और उस पर बल लगाया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं टाइम t = 2 सेकेंड पे जो बल का मान है 10 है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको 10 है और ये 10 6 सेकेंड तक है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले अगर आपको F फोर्स बल वर्सेस, ठीक है, टाइम का अगर आपको ग्राफ मिले, ठीक है, और आपको संवेग पूछा जाए तो कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया निकाल देते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं। ठीक है, एरिया निकाल देते हैं बल और समय का। ठीक है, F/t, ठीक है, इंटीग्रेशन F/dt हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है इसमें हम एरिया निकाल देंगे। ठीक है, अर्थात क्षेत्रफल निकाल देंगे इस ग्राफ का, तो हमें आंसर मिल जाएगा संवेग का। क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कि ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये एक आयत बन रहा है, दोनों का हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अर्थात हाफ गुने आधार देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, और ये 2 है, तो 0 से 2 हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई देख लीजिए ये 10 है, कितना है 10 है, तो ये 10 हो गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 10, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 10। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सॉरी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और यहाँ मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 10, यहाँ मैं लिख देता हूँ आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई आप देख लीजिए कि दोस्तों ये लंबाई है, कितना है, ये लंबाई हो जाएगा कितना है, 6 - 2 करेंगे। ठीक है, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये जो है ये चौड़ाई है, कितना है, 10 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 × 4 मीन्स ये 40 आ गया। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल 40 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 + 40 अर्थात 50 कितना हो गया, 50। देखेंगे हम आंसर की तरफ दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में 50 न्यूटन सेकेंड, क्या है, 50 न्यूटन सेकेंड, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है। यह आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। लिखना घर्षण पे आधारित है, बिना घर्षण के नहीं लिख सकते हैं। बोलना भी घर्षण पे आधारित है, सुनना ये घर्षण पे आधारित नहीं है, और चलना घर्षण पे आधारित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो ऑप्शन ए, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी भी किसी भी वस्तु का स्थानांतरण होता है तो उसका भार बदलता है, मात्रा कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, गलत है। ठीक है, पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है दोस्तों। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कभी भी हम किसी भी वस्तु को कहीं ले जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह पे या उपग्रह पे या दूसरे जगह पे, धरती पे ही, तो उसका भार बदलता है। ठीक है दोस्तों, और मात्रा नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है कि लोलक की कालावधि अर्थात टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए है लंबाई के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी में तापक्रम के ऊपर। दोस्तों सरल लोलक, ये एक सरल लोलक है। ठीक है, ये दोलन करता है कुछ इस तरह से, ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ से इधर और फिर इधर।
इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, आवर्तकाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। आप देख सकते हैं कि इसका जो आवर्तकाल है वो डिपेंड करता है लंबाई पे, ठीक है, और जी पे। जी अगर चेंज करेगा, गुरुत्वीय त्वरण चेंज करेगा तो आवर्तकाल चेंज करेगा, लंबाई चेंज करेगा तो आवर्तकाल चेंज करेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी लोला का जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई पे निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। किस पर करेगा? लंबाई पे। तो ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसमें ये पूछना चाहिए था कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कार्य का उदाहरण है। अगर कोई लड़का कमरे की दीवार को धक्का देता है तो वो कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि कार्य की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तब कार्य कहा जाएगा। अगर विस्थापित नहीं होता है तो कार्य नहीं कहा जाएगा। कमरे की दीवार पर धक्का देने से दीवार चलता नहीं है तो कार्य नहीं होगा। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, उससे भी कार्य नहीं होगा। लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य नहीं होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि किताब को हम किसी भी ऊंचाई पर उठाएंगे, अर्थात मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ पे किताब पड़ा हुआ है, यहाँ से उसको हम कुछ ऊंचाई पर ले गए यहाँ तक, और ये हाइट h है तो कार्य होगा mgh के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण है द्रवों द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम आयतन बनाए रखना, नहीं, गलत है, ठीक है। बी अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, नहीं। ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, और ऑप्शन नंबर डी अधिकतम आयतन बनाए रखना। दोस्तों कभी भी 2 बूंद मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाता है, ठीक है। इसका एक सीधा सा आंसर है पृष्ठ तनाव का होना, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल जो है गोलाकार रूप में आता है बूंद के रूप में, और 2-3 बूंद मिलकर के एक बड़ा बूंद बना देता है, ठीक है, ताकि वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कम से कम रख सके, ठीक है, और पृष्ठ तनाव बढ़ जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह जो होता है पृथ्वी के कक्षा के बाहर में क्या करता है? चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक है। और सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है अभी कुछ देर पहले ही हम डिस्कस किए हैं कि आवर्तकाल जो होता है वो 2π = 2π√L/g होता है। और जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसके रिस्पेक्ट में उसके लिए जो जी होता है ये 0 हो जाता है। क्या होता है? जी 0 हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर वो सब पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जी 0 हो गया। 0 हो गया तो जैसे ही किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा अनंत, ठीक है दोस्तों, अनंत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 29, धातु के लिए पॉइसन अनुपात अर्थात पॉइजन्स रेशियो का न्यूनतम एवं अधिकतम मान कितना होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी धातु हो तो उसका जो पॉइजन रेशियो होता है वो उसका न्यूनतम मान 0 और अधिकतम 0.5 के आसपास हो सकता है। तो इस हिसाब से जो रेंज हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि किसी भी धातु के लिए पॉइजन रेशियो जो होगा 0.00 से लेकर के 0.5 तक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, लिखा गया क्वेश्चन में कि जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह ऑप्शन ए में है, पहला में तेल व जल के माध्यम से पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, दूसरा है तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है। पहला जो नंबर है दोस्तों वो गलत है, तेल व जल के माध्यम से पृष्ठ तनाव बढ़ता नहीं घट जाता है, ठीक है। उसके बाद तेल व जल के मैं माध्यम बोल रहा था, मध्य होगा, तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है, घटाता है, तो ये सही होगा आपका दोस्तों। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है
डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, ठीक है। अर्थात डिटर्जेंट जब मैल से मिलता है ना तो मैल को निलंबन बनाता है, ठीक है। और निलंबन जब बनाता है अर्थात क्लोराइड बनाता है तो वो आसानी से फिर जल के साथ में घुल करके निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो सेकेंड वाला ऑप्शन है तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव घटता है, ये भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए सही होगा, 2 और 3 दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लें कि ये काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, ठीक है। अर्थात कोई काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है। मान लें पृथ्वी का द्रव्यमान m है तो ग्रह का द्रव्यमान m/2 हो जाएगा। और त्रिज्या अगर पृथ्वी का r है तो उस ग्रह का त्रिज्या r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण जो हो जाएगा उस ग्रह का कितना हो जाएगा, उस कृत्रिम ग्रह का कितना हो जाएगा, काल्पनिक ग्रह का कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वो होता है G = Gm/r²। ये आप रट ले दोस्तों, VBI एक फार्मूला है, ठीक है। कहीं भी एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ ये बड़ा G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m जो है द्रव्यमान है किसका, ग्रह का द्रव्यमान है, और r जो है त्रिज्या है ग्रह का, ठीक है। तो यहाँ पे Gm/r² में हम नया जो काल्पनिक ग्रह है उसका सब हम जो क्वांटिटी डाटा दिया गया उसको हम फिट करते हैं। G' = Gm/r²। चूँकि G तो कहीं नहीं बदलता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहीं नहीं बदलता है। और जो नया जो काल्पनिक ग्रह है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, अर्थात हम m/2 कर देंगे ना, ठीक है। और बाई r², r जो है पृथ्वी के त्रिज्या का आधा है तो ये भी क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सोल्व होकर बनेगा Gm/4, ठीक है, सॉरी Gm/4 ये बनेगा Gm/4 बाई ये r²/2 बनेगा, ठीक है दोस्तों। और ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, अर्थात ये बनेगा 2 Gm/r²। और ये चूँकि G का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। तो अर्थात अगर उस नया जो कृत्रिम काल्पनिक उपग्रह है उसका त्रिज्या आधा कर देंगे, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा, और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा कर देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण उसका 2 गुना हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर जो मेरा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। ये आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है जिसको न्यूटन ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद घड़ी की सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल रेडियन/सेकंड में क्या होगा दोस्तों। तो हम जानते हैं कि कोणीय वेग जो होता है उसको ओमेगा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओमेगा, और ये होता है थीटा/टाइम पीरियड, ठीक है। चूँकि 60 सेकंड में जो घड़ी का सेकंड का जो सुई है वो 360 डिग्री कवर करता है, अर्थात 2π कवर करता है, ठीक है। 2π दूरी तय कर लेता है। और नीचे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। ये 2 से 60 30 बार में कट जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा π/30। अर्थात जो इसका कोणीय चाल हो जाएगा वो π/30 रेडियन/सेकंड होगा। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है -35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम जल का लैटेंट हीट निकालेंगे, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा। हम देखते हैं कि जल का जो लैटेंट हीट है वो आता है लगभग आता है आपको 5000 के आसपास, ठीक है दोस्तों। कितना के आसपास, 5000 के आसपास। और जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1000 के आसपास आता है, ठीक है। तो कभी भी ये जो जल है, ठीक है,
ये हमेशा का हमेशा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं बना रहेगा, इसका तापमान चेंज नहीं होगा, क्योंकि तापमान चेंज होने के लिए यहाँ पे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो विशिष्ट ऊष्मा है वो हमें 1000 मिलेगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग का रिलेशन जो होता है वो होता है कुछ इस तरह से, P बराबर होता है K बराबर जो होता है इनसे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ये जो होता है P²/2m होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बोला जा रहा है कि संवेग 20% से बढ़ जाता है। ठीक है, कितना से 20% से, अर्थात हम संवेग को बढ़ा दें 20% कर देंगे तो ये हो जाएगा P × 120/100, 20 बचे 20 छक्का 20 बचे ये बन जाएगा, ये बनेगा मीन्स P × 120/100, ये कटेगा 20 से 6 बार में, ये 5 बार में, ये बनेगा 6P/5। ठीक है, अर्थात 20% बढ़ाने पे जो संवेग है वो 6P/5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 6P/5 बन जाएगा। ठीक है, 6P/5। ठीक है, और पुराना जो संवेग है मेरा वो केवल P है। ठीक है दोस्तों, कितना है, केवल P है। तो इस तरह से जो पुराना काइनेटिक एनर्जी होगा वो P²/2m, और नया वाला क्या होगा 6P²/5 अर्थात 36P²/25 होगा। ठीक है, और इंटू 2m। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे P²/2m को हमें कांस्टेंट मान लेते हैं। P²/2m को हम क्या मान लें, कांस्टेंट। तो हम देखेंगे कि ओवरऑल बन जाएगा 36/25 K और माइनस K। ठीक है, ये आ जाएगा 11K/25। ठीक है दोस्तों, ये कितना बन जाएगा 11K/25। जब इसको हम वापस से भागा देंगे K से पुराने वाले संवेग से और गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए, तो ये 25 × 100 और ये K से K कट जाएगा, अर्थात बचेगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 44% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 44%, 44%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की ओर से उसकी ज्यामितीय छाया का मुड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों, कभी भी प्रकाश जो है वो अपने तरंग दैर्घ्य से, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 400 एंगस्ट्रॉम से लगभग 750 एंगस्ट्रॉम के आसपास दोस्तों। ठीक है, कभी भी प्रकाश अपने तरंग दैर्घ्य के आसपास वाले लगभग जो इसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई के बराबर वाला जो ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु है उससे प्रकाश का सामना होता है तो प्रकाश परावर्तित या अपवर्तित ना होकर थोड़ा सा मुड़ करके आगे निकल जाता है। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। ठीक है दोस्तों, अर्थात प्रकाश अगर किसी अवरोध में पड़ रहा है तो अवरोध के कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। इसे बढ़ने की घटना को हम विवर्तन बोलते हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखें कि जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो ए है द्विफोक्सी लेंस, नहीं, गलत है। बी है अभिसारी लेंस, गलत है। सी है अपसारी लेंस, गलत है, तो सही है ये। ठीक है, डी है शंक्वाकार लेंस, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही होगा। कभी भी जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। वैसे किसी भी लिक्विड में जो बुलबुला होता है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड का या उस द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात
अपवर्तनांक क्या है उसके अनुसार ही उसका बिहेवियर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बुलबुला जल में अपसारी लेंस जैसा बिहेव करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पे ताप पे क्या होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि अर्धचालक जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर में अर्धचालक को यूज कीजिएगा उतना उसका ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में आप उसको चलाइएगा उसका उतना कम प्रतिरोध होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 0 डिग्री केल्विन अर्थात टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो इतने कम ताप पे जो अर्धचालक का चालकता जो हो जाता है वो लगभग 0 हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो चालकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 0। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक कितना होता है, अर्थात पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। और अगर यही डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि मेगाफोन का सिद्धांत क्या है। मेगाफोन किस सिद्धांत पर काम करता है। मेगाफोन को दोस्तों हम भोपी भी बोलते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये ध्वनि के मल्टीपल अर्थात बहुत सारे रिफ्लेक्शन परावर्तन के बेस पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये आवाज़ को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि के परावर्तन के बेस पे ये वर्क करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था दोस्तों 20 शानदार साइंस के क्वेश्चन का एक शानदार सेट, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और चूँकि थोड़ा सा गला ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सका मैंने किया है। गला अगर मेरा ठीक हो जाता है तो मैं वापस से फिर और थोड़ा अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर सकूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे देखने के बाद आप ग्रुप डी या रेलवे के ALP एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो आप BPCT एग्ज़ाम भी क्यों ना दे रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।